नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी एनडीए को मिली विजय 2014 और 2019 से काफी बड़ी है। इस बार लड़ाई कांग्रेस, सपा, टीएमसी और आप से ही नहीं थी, बल्कि इस बार लड़ाई वैश्विक शक्ति यानी ग्लोबल पावर से थी। आर्टिफिशियल असंतोष बढ़ाने के लिए, जातियों की खाई और चौड़ी करने के लिए विदेश में बैठकर सोशल मीडिया पर अभियान चलाए गए। हिंदुओं को बांटने की हर प्रकार से साजिश रची गई। संविधान और आरक्षण जैसे मुद्दे बेवजह उठाए गए। अमेरिका एक अरबपति जॉर्ज सोरोस ने राष्ट्रवाद से लड़ने के लिए $1 अरब देने की बात कही थी। वहीं जर्मनी में बैठे यूट्यूबर ध्रुव राठी देश को तोड़ने के लिए हर तरह का प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटा था। पीएम मोदी को सत्ता से हटाने, मजबूत होते भारत को कमजोर करने और देश को तोड़ने की तमाम साजिशें की गई। निवेशकों का भरोसा तोड़ने के लिए भारतीय उद्योगपतियों को निशाना बनाया गया, लेकिन इन तमाम साजिशों के सामने सबसे बड़ा रोड़ा बनकर नरेंद्र मोदी स्वयं खड़े हो गए। पीएम मोदी को एहसास था और इसीलिए उन्होंने चुनाव अभियान में खुद को झोंक दिया और देश के लिए ढाल बन गए। उन्होंने 200 से ज्यादा सभाएं की, 80 से ज्यादा इंटरव्यू दिए, कई रोड शो किए। अथक मेहनत से ही वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय साजिशों के कुचर्क से बचाने में कामयाब हो गए। मिली जीत के बाद मोदी की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। 8 जून को नरेंद्र मोदी के भव्य राज तिलक की तैयारी है, पर इस जीत के साथ एक और प्रोपेगेंडा ये चलाया जा रहा है कि पीएम मोदी की सरकार मजबूत नहीं, मजबूर होगी। तो आज मोदी सरकार 3.0 पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी का तीसरा टर्म ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन एक सवाल ये चल रहा है कि ये सरकार बहुत मजबूर होगी, तो मजबूर होगी या मजबूत होगी? देखिए, आपने बहुत ही सही तरीके से अंकित किया है कि किस तरीके से देश के ऊपर एक बड़ा खतरा था और इस चुनाव में किस तरीके से न सिर्फ देश की पॉलिटिकल पार्टीज बल्कि पूरी दुनिया में साजिश रचने वाले हिंदुस्तान विरोधी ताकतों ने अपनी सारे सामर्थ्य को झोंक दिया था। जब दुश्मन इतना पावरफुल हो तो विजेता हमेशा उससे ज्यादा पावरफुल ही होगा। उनको इस तरह की शिकस्त देना तो ऑब्वियस सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिखाया है। और ये 2014 और 2019 से ज्यादा बड़ा जीत इसलिए भी है क्योंकि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भी है। क्या हुआ है? हुआ ये है कि विपक्ष ने राजनीतिक और सीधे तरीके से चुनाव नहीं लड़े। ये लोग पीछे से हमला कर रहे थे, अंदर खाने हमला कर रहे थे, प्रोपेगेंडा कर रहे थे, प्रपंच कर रहे थे, झूठ फैला रहे थे, अफवाह फैला रहे थे, लेकिन फिर भी जीत का फासला इतना है कि मीटिंग में माथा पच्ची करते रह गए लेकिन सरकार बना नहीं पाए। और आपने एक सवाल किया कि भाई क्या ये मजबूत सरकार होगी, मजबूर सरकार होगी, क्योंकि अब ये थ्योरी दी जा रही है। देखिए, निशाना इन तमाम विपक्षी पार्टियों का, नेताओं का, एजेंसियों का, अलग अलग देशों का जो हिंदुस्तान के विरोधी हैं, उनका निशाना एक ही था, किसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को बेदखल कर देना। उसमें तो वो कामयाब नहीं हो पाए। तो अब क्या? अब ये कह रहे हैं कि देखिए, बीजेपी को बहुमत नहीं आई। भाई, बीजेपी अकेले चुनाव नहीं लड़ रही थी। इट वॉज एनडीए वर्सेस INDIA। बीजेपी वर्सेस INDIA नहीं था, एनडीए वर्सेस INDIA। और अगर आप ये भी मान लो कि ये बीजेपी वर्सेस INDIA है तो आप इस बात को समझिए कि हिंदुस्तान की तमाम विपक्षी पार्टियां इकट्ठा हो गई, फिर भी भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें आई। उनके पास कितना है? 234। भारतीय जनता पार्टी उससे ज्यादा, 240। मतलब सारे फॉक्सेस मिलकर लायन को हरा नहीं सके। अब जब ये भी फेल हो गया तो अब क्या कह रहे हैं वो? अब वो कह रहे हैं कि देखिए, अब बड़े बड़े फैसले नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि कोलिशन है, ये मजबूर सरकार होगी। इनको पता ही नहीं है, इनको इल्म तक नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्या चीज है। कोई मजबूरी प्रधानमंत्री मोदी को रोक नहीं पाएगा बड़े बड़े फैसले लेने में, और जिसका ट्रेलर उन्होंने पहले दिन ही दे दिया। क्या कहा उन्होंने कहा यह मत समझना कि कोई रियायत जो है दी जाएगी चोरों को, भ्रष्टाचारियों को, घोटालाबाजों को, और उनकी वाणी में वो डिटर्मिनेशन नजर आ रहा था कि सरकार बनते ही भ्रष्टाचार को जड़ मूल से हटाएंगे। कारण ये है कि यह भ्रष्टाचारी बड़े निर्लज्ज किस्म के हैं, और उन लोगों को भी कि जो भ्रष्टाचारियों, चोरों, डकैतों का जो है वो महिमा मंडन करते हैं, मतलब उस तरह के मीडिया पर्सन्स को भी, उस तरह के ओपिनियन मेकर्स को भी, उस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को भी, उस तरह के राइटर्स को भी जो भ्रष्टाचारियों को यूलोजाइज करते, क्या बड़ा महान व्यक्ति है। देखिए, एक था केजरीवाल, जेल से आया, उसको महान बताने की कोशिश की जा रही थी। तो कोई मजबूरी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि अभी भी बड़े फैसले होंगे, और जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी को लगेगा कि सरकार चलाना बड़े फैसले लेने के लिए बाधक हो रहा है, मजबूरी हो रही है, अगर गलती से भी उन्होंने बीच में इस्तीफा दे दिया और फिर से चुनाव करवा लिया, तो इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इनको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा 440 करंट का वोट लगा है। तो एक तो ये कहानी कि ये तो एकदम किसी भी व्यक्ति के दिमाग में ये ज़रा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस मैंडेट से, ये मैंडेट अपने आप में बहुत बड़ा है। राजीव गांधी लेकर के आए 415, उसके बाद कौन सी ऐसी सरकार आई है जो पूर्ण बहुमत की हो प्रधानमंत्री मोदी के अलावा 2014-2019 के? चाहे वो वीपी सिंह की सरकार आई हो, क्या जनता दल को बहुमत था? नहीं था। नरसिम्हा राव की सरकार आई हो, बहुमत था? नहीं था। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बने, बहुमत था? नहीं था। 4 लोग थे उनकी पार्टी में। उसके बाद देवगौड़ा बने, बहुमत था? नहीं था। आके गुजराल बने, बहुमत था? नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी बने, बहुमत नहीं था, बीजेपी को मात्र 182 सीटें। फिर मनमोहन सिंह आए, उनके पास बहुमत था क्या? नहीं था, 145 सीटें थी। 2009 में फिर से मनमोहन सिंह आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, बहुमत नहीं, 206। अभी तो एनडीए के पास बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी के पास 240 है। तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं कि सरकार कमजोर हो गई है? ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहां से ये लोग लॉजिक पर, बस पर्पस क्या है? देखो भाई, ये प्रधानमंत्री मोदी कमजोर हो गए, कमजोर। अच्छा ठीक है, सरकार बनने दो। कितने कमजोर हुए हैं? अभी 1 महीने के अंदर आपको जो है उसका ट्रेलर जो है देखने को मिल जाएगा। हाँ, कुछ चीजें जरूर ऐसी होंगी जिस पे बाधा हुआ है, जो कुछ कंट्रोवर्शियल, जैसे अभी देखिए सुगुफा कोई डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन ये मीडिया वाले जो है, मैं तो देख रहा था कुछ बड़े बड़े पत्रकार जो पहले टेलीविजन चैनल में थे, आजकल यूट्यूब पे यही कांग्रेस पार्टी के लिए प्रोपेगेंडा करते हैं। कल बता रहे थे रात में कि आज की रात कयामत की रात है, आज बहुत बड़ा खेला होने वाला है। नीतीश कुमार पलट गए, नायडू साहब, टीडीपी और ये इधर आ जाएगी। अभी भी चला रहे हैं प्रोपेगेंडा कि नीतीश कुमार ने जो मांग रखी है उनकी मांग को नहीं माना जा रहा है, वो नाराज हो गए हैं। वे बाहर कर देंगे, बाहर चले जाना, कौन रोक रहा है? राजनीति समझ में आती है। तेजस्वी यादव के साथ बनाइए सरकार, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 साल में वहां पर चुनाव होना है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर आप लेकर के चले भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? 292 में 12 गया, कितना बचा? फिर भी 280 है, फिर भी 280। इनके क्या ये मैथमेटिक्स नहीं पढ़ते? क्या नहीं? भाई उनके उधर जाने से पार्टी उनकी टूटेगी सो अलग,
पहले अपना हिसाब किताब बनाओ ना। उद्धव ठाकरे जा रहे हैं एनडीए में, मैसेज भिजवा दिया है कि हमारा यहाँ घुटन हो रहा है, विचारधारा जो है मिल नहीं रही है। क्यों? वो भी समझ लीजिए क्यों। 21 सीट पे तो लड़ लिए, जीते 9, और उसके बाद ये 10 सीट पे लड़े पवार साहब और उनको आ गया 8। कांग्रेस पार्टी लड़ी 17, जीत गई 13। तो स्ट्राइक रेट इतना खराब हो गया। और अगर वो मान लीजिए फॉर अ चांस, जो उनका कैलकुलेशन में बता रहा हूं उद्धव ठाकरे का, कि अगर मान लीजिए ये टीडीपी वाले भी, जेडीयू वाले भी, सब भी आ गए, फिर भी 272 नहीं पहुंच रहा है। ये जोड़ करके देख लीजिए आप लोग। ठीक, अच्छा, कोई बात नहीं है। अब मुझे कोई बता दे कि अगर ये बन भी जाता है, उद्धव ठाकरे क्या करेंगे वहां? झोला उठाएंगे कि कांग्रेस के पास 99 है, फिर उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी टीडीपी है, डीएमके है, अखिलेश यादव है, 37 सीट जीत करके आए हैं, आपके पास तो सिर्फ 9 है। फिर वामपंथी है, 10 उठा के ले आए ये लोग। तो ये जो तमाम लोग जो सीटें लेकर के आए हैं, महत्व तो किसका होगा? महत्व तो उनका होगा कि 9 सीट वालों का। और महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं। स्ट्राइक रेट जो है, पिछली बार एनसीपी लड़ी थी 125 पे, कांग्रेस लड़ी थी 125 पे, और 38 जो है अदर लोगों को दिया गया था। 288 सीटें हैं। इसमें कितनी सीटों पे लड़ेंगे ये? ज्यादा से ज्यादा इस हिसाब से जो बन रहा है उस 70-80 सीटें, मतलब बहुमत से आप अब 70-80 पे ही आप लड़ोगे। और स्ट्राइक रेट जो आपका आ रहा है, तो आप तो घूम फिर करके वो 25-30 के आसपास ही जाके लटकोगे। तो उनको लग रहा है कि ना इधर सत्ता मिलेगी, ना पार्टी बचेगी, ना हम विधानसभा में भी कुछ कर पाएंगे, बीएमसी हाथ से जाएगा सो अलग। तो जो लोग ये चिंता कर रहे हैं कि नीतीश बाबू क्या करेंगे और टीडीपी क्या करेगी, वो जरा ध्यान रखें उद्धव ठाकरे क्या करेंगे। और ये मत भूलिए, अमित शाह आपके साइड नहीं है। अभी 1 महीने में जो है रिसोर्ट ढूंढना पड़ जाएगा सारे लोगों को। ये जितना जो उथल कूद कर रहे हैं, क्योंकि आपने शुरुआत की है इतनी निर्लज्जता से। अभी आप हारे नहीं हो, अभी ढंग से तो रिजल्ट कंपाइल भी नहीं हुआ है। और आप कह रहे हो कि ये पार्टी तोड़ देंगे, वो पार्टी तोड़ देंगे, उधर जोर घटाओ। आपने शुरुआत अगर आपने कर दी तो एंड जरूर इसका अमित शाह करेंगे। इसलिए इस तरह की बातों पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। बड़ी मजबूती से ये सरकार बन रही है, 5 साल के लिए चलेगी और कोई मजबूरी नहीं, मजबूत सरकार होगी और बड़े बड़े फैसले बड़े जल्द लिए जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है। देश के दुश्मन झूठ, छल, षड्यंत्रों का जाल बुनेंगे, लेकिन ये देश का सौभाग्य है कि नेतृत्व नरेंद्र मोदी के हाथों में है। आज पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है। अब 8 जून को पीएम मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा है कि तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेंगे। मतलब इस बार पीएम मोदी और ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं और सरकार और ज्यादा मजबूती के साथ चलेगी। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।